Teach doer. अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। सो आपका जो चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है बच्चों काइनेमिक्स, उसमें बच्चों हम एंटी गेज के लिए और ई केज के लिए मैं कंप्लीट चैप्टर की बच्चों ऑन शॉट लेकर आई हूँ। ये ऑन शॉट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मैकेनिक्स का चैप्टर है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन आपके एंटी गेज टेस्ट में आएंगे और मैं आपको ये कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ। और बच्चों जो मैं आपको पढ़ाऊंगी वो इसी बुक में से पढ़ाऊंगी और उसके साथ पढ़ाने के साथ साथ, क्योंकि ये मेडिकल और इंजीनियरिंग की है, इसमें जो मैं आपको पढ़ाऊंगी वो एमसीक्यूज कराऊंगी। अगर इस चैप्टर में आए तो वो इसी बुक से आएंगे, आप देख सकते हैं। क्लियर है? आप यहाँ पर देख सकते हैं मेडिकल के लिए और इंजीनियरिंग दोनों के लिए है। क्लियर है माय स्टूडेंट? तो ये ऑन शॉट आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा काम की होने वाली है। ये मैं बना रही हूँ सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड वालों के लिए, मैं आपको बता रही हूँ। तो जो जो स्टूडेंट चैनल पे आए हैं चैनल को लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है और शेयर कर देना है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए बगैर मेरे बच्चे लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम काइनेमिक्स में सबसे पहले देखें कॉन्सेप्ट, तो हम पढ़ते हैं कि हमने प्रीवियसली बच्चों मैंने कल आपको डिस्कस कराया था कि जो आपके पास यूनिट्स और मेजरमेंट चैप्टर, वहां पर मैंने आपको कंप्लीट ऑन शॉट अपलोड कर दी थी। बच्चों ऐसे जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो आपके पास दो तरह की होती हैं, एक स्केलर होती हैं और एक वेक्टर होती हैं। मैं थोड़ा आपको बता दूं कि हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटीज है, अगर मैं यहाँ पर बताऊं फिजिकल जो अगर क्वांटिटीज है ना बच्चों, वो दो टाइप्स की होती हैं। कितने टाइप्स की होती हैं? 2 टाइप्स की होती हैं। अगर मैं बच्चों यहाँ पर लिखना चाहूं, एक आप लोगों के पास क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी। एक क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी और दूसरी बच्चों आप लोगों के पास होती है वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। अब बच्चों जैसे काम तो करेंगे नहीं कि दो फिजिकल क्वांटिटीज है, एक स्केलर है, वेक्टर है। हम एम्प्टी गेट का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि स्केलर क्वांटिटी बच्चों वो होती है जिसका मैग्नीट्यूड हो बट उसकी डायरेक्शन ना हो, वो आपके पास क्या है? स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? जिसका मैग्नीट्यूड भी हो, द क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। उस क्वांटिटी को बच्चों आप क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और जिसके पास डायरेक्शन भी हो, उस क्वांटिटी को बच्चों आप क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। अब बस बच्चों हम एमजीके पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर एग्जांपल्स को ही पढ़ेंगे। अब बच्चों मैं यहाँ पर एग्जांपल अगर लिखना चाहूँ, EX कर अगर एग्जांपल लिखना चाहूँ, इसकी एग्जांपल बच्चों हो सकती है डिस्टेंस, एक स्केलर क्वांटिटी है। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। पावर अगर मैं लिखना चाहूँ वो भी बच्चों एक तरह की आप लोगों के पास क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। अगर मैं स्पीड लिखना चाहूँ तो ये भी बच्चों क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर है मैं स्टूडेंट? अब वेक्टर क्वांटिटी कुछ हम यहाँ पर लिख लेते हैं, जैसे कि फोर्स आपके पास क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी आपके पास क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन आपके पास क्या है? मैम क्या बता रही हैं? ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर है माय स्टूडेंट? तो यहाँ पर जितनी भी मैंने यहाँ पर क्वांटिटीज लिखी हैं ये सारी आपके पास क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मैं टाग लिखना चाहूँ तो टाग भी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर है माय स्टूडेंट? क्लियर हो रहा है? तो ये जो मैंने सारी लिखी है ये स्केलर और वेक्टर से, इनका आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। उसके बाद बच्चों हम इसकी बहुत ज्यादा पढ़ने वाले हैं कि इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हम किस तरीके से वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन करते हैं, कि वेक्टर को किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों हम वेक्टर की जो रिप्रेजेंटेशन है, वेक्टर की जो रिप्रेजेंटेशन है वो बच्चों हम कर सकते हैं 2 वेज से, 2 तरीकों से बच्चों हम कर सकते हैं। अब वो कौन से तरीके हैं मैं यहाँ पर लिखने वाली हूँ, आपने गौर से देख लेना है। आप 2 तरीकों से कर सकते हैं। एक तरीका आप थ्योरेटिकली कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? थ्योरेटिकली कर सकते हैं। और दूसरा बच्चों आप कर सकते हैं ग्राफिकली। मैं यहाँ पर लिख दूं कैसे कर सकते हैं? ग्राफिकली। एक थ्योरेटिकली कर सकते हैं, एक ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो वेक्टर मैं यहाँ पर लिखूं द वेक्टर, वो बच्चा वेक्टर याद रखना मेरे बच्चे, वो वेक्टर जिसे आप रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट करें किससे बच्चों? लेटर से, लेटर विथ एरो। लेटर के ऊपर क्या लगी हो? एरो लगी हो। तो ऐसे वेक्टर को, ऐसी वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन को आप थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। कैसे? अब आप यहाँ पर कोई भी लेटर लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने लेटर लिखा ए, अब उसके ऊपर आपने क्या रख देनी है? एक एरो लगा देनी है। तो ये आपकी थ्योरेटिकल वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पर लिखूं बी, क्या लिखूं? बी, तो इसके ऊपर मैं क्या लगा दूं? एरो लगा दूं।
तो ये थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी वेक्टर की। अगर मैं यहाँ पे लेटर लिखूं सी और इसके ऊपर मैं लगा दूं एरो, तो ये थ्योरेटिकली रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी किसकी बच्चों, वेक्टर की। क्लियर है माय स्टूडेंट, हलवा हुआ। अब बच्चों सवाल ये आता है कभी कभी, अगर मैं यहाँ पर इसको मिटाकर ये बाद में डिस्कस करते हैं बच्चों, अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर को शो करना हो, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर को रिप्रेजेंट करना हो, तो बच्चों हम कैसे करेंगे। अब मैं यहाँ पर लिख देती हूँ डिस्टेंस, सही, एरो लगाकर, वो कितना है 50 मीटर। कौन सी डायरेक्शन में मैं लिख रही हूँ, ईस्ट की डायरेक्शन में, कि कौन सी डायरेक्शन में, ईस्ट की डायरेक्शन में। डिस्टेंस है कितना 50 मीटर, डायरेक्शन किसकी है, ईस्ट की डायरेक्शन में, ईस्ट की डायरेक्शन में। लेकिन बच्चों यहाँ पर मैं इसे डिस्टेंस को शो करूंगी थ्योरेटिकली, मॉडुलस लगाकर, जो मॉडुलस होता है उसे लगाकर मैं यहाँ पर क्या करूंगी, रिप्रेजेंट करूंगी। मॉडुलस कैसे, अब यहाँ पर मैं डी लिखूंगी, एक साइड में ये एक डंडा, यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ दूसरी साइड एक और डंडा। बच्चों ये जो डंडे होते हैं ये आपके पास क्या है, मॉडुलस होते हैं। और यहाँ पर आपने क्या लगा देनी है, डायरेक्शन लगा देनी है। और यहाँ पर आपने क्या लिखना है 50 मीटर, और कहाँ पर है, ईस्ट की तरफ। तो बच्चों ये आप लोगों के पास क्या होती है, थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या होती है मेरे बच्चे, थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन। क्लियर हुआ मेरे बच्चे। अब हम पढ़ने वाले हैं इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ने के लिए मैं यहाँ से थोड़ा सा डस्टर को ढूंढ लेती हूँ, कहाँ गया हमारा डस्टर, ढूंढ ले। तो बच्चों अब हम डिस्कस करने वाले हैं इसकी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। इसे रिमूव करके हम डिस्कस करेंगे इसकी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। तो आपने बच्चों जुड़े रहना है यहाँ पर ही। तो ग्राफिकली अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के वेक्टर को हम ग्राफिकल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है माय स्टूडेंट, तो आपने देखते रहना है मेरे साथ, अब बच्चों सीखते रहना है मेरे साथ। अब ग्राफिकली बच्चा याद रखिएगा रिप्रेजेंटेशन, मैं यहाँ पे लिखती हूँ वेक्टर, वेक्टर जो होगा उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे बच्चों, स्ट्रेट लाइन से। मैं यहाँ पर लिख दूं स्ट्रेट लाइन से, मतलब कि आप ड्रॉ करेंगे, क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, क्या ड्रॉ करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे किसके साथ, विद एरो, एरो के साथ आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो वो आपके लोगों के पास क्या होगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी। अब बच्चों यहाँ पर देखें, एक मैंने स्ट्रेट लाइन एक वेक्टर को ड्रॉ किया, तो ये बच्चों क्या है, ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है, इसकी लेंथ है, ये उसका क्या बता रही है, ये जो लाइन की लेंथ है ये इसका बच्चों बताएगी मैग्नीट्यूड। लाइन की लेंथ जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में वो बताएगी इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब ये जो एरो है, ये जो एरो है ये बताएगी कि उस वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, उस वेक्टर की डायरेक्शन क्या है। मेरे बच्चे याद रखें, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है वेक्टर की, ये जो इसकी लेंथ है ये इसका बताएगी मैग्नीट्यूड, और जो इसका ये एरो है ये इसका क्या बताएगी, डायरेक्शन बताएगी। सो इसको हम कहते हैं कि ये इसकी क्या है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। क्लियर है माय स्टूडेंट, क्लियर हो रहा है। अब बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं वेक्टर्स के टाइप। क्या डिस्कस करने वाले हैं, वेक्टर्स के टाइप। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर्स के टाइप है जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ। जरा आपने गौर से इन टाइप्स को देखना है। तो बच्चों अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ अ वेक्टर, वेक्टर के टाइप्स को पढ़ने वाले हैं। किसको पढ़ने वाले हैं मेरे स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ अ वेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमटी गेट में सवाल बनकर आ सकता है। बच्चों टाइप्स क्या होते हैं वेक्टर्स के। बच्चों जो हम फर्स्ट टाइप को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो आप लोगों के पास बच्चों होता है पैरेलल वेक्टर। क्या होता है, पैरेलल वेक्टर। ये चीज आपने याद रखनी है। अब बच्चों पैरेलल वेक्टर क्या होता है, यहाँ पर देखना है वेक्टर, वो वेक्टर जिसकी बच्चों डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, डायरेक्शन सेम हो। मैग्नीट्यूड बच्चों क्या हो, जिस वेक्टर का क्या हो, मैग्नीट्यूड नॉट सेम, जिसका सेम नोट, मतलब कि नोट सेम, यहाँ पे लिख देते नोट सेम मैग्नीट्यूड, उस वेक्टर को बच्चों आप क्या बोलते हैं, पैरेलल वेक्टर कहते हैं। कैसे, डायरेक्शन सेम होगी। एक ये वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन ये है, दूसरा ये वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन ये है। अब बच्चों डायरेक्शन तो देखिए सेम है, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है, लेंथ क्या है, लाइन की डिफरेंट है। तो ऐसे वेक्टर को बच्चों आप क्या बोलते हैं, पैरेलल वेक्टर। अगर मैं दूसरा लिखना चाहूँ वेक्टर, वो है आप लोगों के पास एंटी पैरेलल, मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ वेक्टर। अब एंटी पैरेलल वेक्टर क्या है, एक ऐसा वेक्टर, मैं
मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ अ वेक्टर जिसका बच्चों डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो, डायरेक्शन अपोजिट हो, और उसके साथ साथ इसका जो मैग्नीट्यूड हो वो भी क्या हो, नॉट सेम। तो ऐसे वेक्टर को मेरे बच्चे आप क्या बोलते हैं, एंटी पैरेलल। अब कैसे एंटी पैरेलल वेक्टर, ये एक बच्चों आप लोगों के पास क्या है, वेक्टर है, ये क्या है, मैं यहाँ पर अगर लिखना चाहूँ तो ये आपके पास मेरे बच्चे क्या है, एक वेक्टर है, और यहाँ ये भी क्या है, आप लोगों के पास एक वेक्टर है। अब बच्चों देखिए इनकी डायरेक्शन भी अपोजिट है, डायरेक्शन भी अपोजिट है, और इनका मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट है, तो ऐसे वेक्टर्स को आप क्या बोलते हैं, एंटी पैरेलल। उसके बाद थर्ड बच्चों आप लोगों के पास क्या आता है, इक्वल वेक्टर। अब इक्वल वेक्टर आप लोगों के पास मेरे बच्चे क्या होते हैं, बहुत आसान है, जिसमें बच्चों आपकी एक ऐसा वेक्टर, आ वेक्टर दैट हैव, लिखना चाहूं सेम बच्चों क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, और बच्चा लिखना चाहूं उसकी सेम डायरेक्शन होती है। तो ऐसे वेक्टर को मेरे बच्चे आप क्या बोलते हैं, इक्वल वेक्टर। अब देखें ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड भी सेम 50 मीटर, इसका भी 50 मीटर, और इसकी डायरेक्शन भी सेम। तो जिसका बच्चों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो, ऐसे वेक्टर को हम इक्वल वेक्टर कहते हैं। और नेक्स्ट बच्चों आपके पास जो वेक्टर आता है उसे हम कहते हैं नेगेटिव वेक्टर। क्या बोलते हैं, नेगेटिव वेक्टर। अब बच्चे नेगेटिव वेक्टर किसे बोलते हैं, ये जरा आपने गौर करना है। किसे कहते हैं कि अगर मैं लिखना चाहूं अ वेक्टर दैट हैव सेम मैग्नीट्यूड, जिसका सेम मैग्नीट्यूड हो, लेकिन बच्चों डायरेक्शन आर अपोजिट, जिसकी डायरेक्शन अपोजिट हो, ऐसे वेक्टर को बच्चों आप क्या बोलते हैं, नेगेटिव वेक्टर। अब देखें ये एक वेक्टर है, वो है 13 मीटर, क्या है 13 मीटर, और दूसरा ये वेक्टर है, दूसरा ये अगर मैं वेक्टर ड्रॉ करना चाहूं, ये रहा वेक्टर, अगर मैं यहाँ पर लिखूं तो डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन इनके मैग्नीट्यूड क्या है बच्चों, सेम है। मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, डायरेक्शन इनकी अपोजिट है। तो बच्चों ऐसे वेक्टर्स को आप क्या बोलते हैं, नेगेटिव वेक्टर। क्लियर है माय स्टूडेंट, क्लियर हो रहा है? तो हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं इस पार्ट को, और रिमूव करने के बाद हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो मैं यहाँ से मैंने रिमूव कर दिया आपकी नेगेटिव वेक्टर को। अब नेगेटिव वेक्टर को रिमूव करने के बाद जो 5 है वो आपका आता है नल वेक्टर। नल वेक्टर भी कह सकते हैं या एम्प्टी वेक्टर भी कह सकते हैं। बच्चों ये एक ऐसा वेक्टर होता है, याद रखें, अ वेक्टर दैट मैग्नीट्यूड, जो मैग्नीट्यूड हो वो क्या हो जाए, 0 हो जाए, ऐसे वेक्टर को हम नल वेक्टर भी कहते हैं। और नल वेक्टर की एक और डेफिनेशन है कि जो नल वेक्टर है मैग्नीट्यूड तो उसका सेम होता है, ये चीज याद रखिएगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन बच्चों क्या होती है, अपोजिट होती है। ऐसे वेक्टर को आप क्या बोलते हैं, नल वेक्टर। अब बच्चों हमने तो पढ़ा था नेगेटिव वेक्टर में भी मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट थी। मैम ये क्या चक्कर हो गया? अब देखें बच्चों कैसे, अब देखें ए और ये क्या है, बी, ये ए बी है, और ये यहाँ पर क्या है, ये भी ए बी है। सही। अब मैं यहाँ पर एक आपको बात बता रही हूँ, एक ये लाइन है जिसका मैग्नीट्यूड है 15 मीटर, क्लियर है। उसके बाद एक और लाइन है जिसका मैग्नीट्यूड है 15 मीटर, क्लियर हुआ माय स्टूडेंट। अगर मैं यहाँ पर a प्लस बी करना चाहूँ, a प्लस बी, और यहाँ पर a प्लस माइनस बी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है, क्लियर है माय स्टूडेंट। तो यहाँ पर a प्लस बी आ जाएगा। a की वैल्यू, आप ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है, सही। a की वैल्यू क्या है 50, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। अब उसके बाद इसकी भी वैल्यू कितनी है 50, तो 50 में से 50 गए, बाकी आंसर क्या है 0। तो बच्चों ऐसे वेक्टर को बच्चों आप क्या बोलते हैं, नल वेक्टर, या आप उसे क्या बोलते हैं, एम्प्टी वेक्टर कहते हैं। उसके बाद बच्चों हम डिस्कस करने वाले पोजीशन वेक्टर। क्या डिस्कस करने वाले मेरे बच्चे, जरा ध्यान से मेरी बात के ऊपर गौर किया करें। जो मैं आपको बातें बताती हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपको पता है आपके साथ क्या होगा, इससे अच्छा ध्यान दे दें आप। उसके बाद हमारे पास है पोजीशन वेक्टर। क्या है बच्चों, पोजीशन वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर क्या होता है, आ वेक्टर दैट स्पेसिफाई डायरेक्शन बताए एनीथिंग, यानी कि जिस भी वेक्टर की डायरेक्शन बताए या एनीथिंग डायरेक्शन बताए, स्पेसिफाई करके दे डायरेक्शन, उस वेक्टर को आप कहते हैं पोजीशन वेक्टर।
उसके बाद बच्चों ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। और एक बच्चों आपके पास होता है फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर ये आपको काम आएगा इंशाल्लाह। फ्री वेक्टर को आप दूसरा कहते हैं पैरेलल शिफ्ट वेक्टर। पैरेलल शिफ्ट वेक्टर बच्चों क्यों, यहाँ से नाम से ही आपको क्या मिल गई, इसकी डेफिनेशन मिल गई। यहाँ पर मेरे बच्चे देखें, एक ऐसा वेक्टर जिसे आप पैरेलल क्या करवा सके, डिस्प्लेस करवा सके, क्या करवा सके, डिस्प्लेस करवा सके, इट सेल्फ, उठाकर कहीं पे डिस्प्लेस करवा दे, उस वेक्टर को मेरे बच्चे आप क्या बोलते हैं, फ्री वेक्टर। अब कैसे मैम डिस्प्लेस करवाएंगे बच्चों, ये आपके पास क्या है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। सही हुआ मेरे बच्चे। अब यहाँ से एक वेक्टर है मैं लेकर आई, अब ये वेक्टर पड़ा था यहाँ पर ए पर, मैं इस वेक्टर को ले आई बी पॉइंट तक, तो ये मैंने वेक्टर को क्या कराया, डिस्प्लेस करवाया, तो इसको ही मेरे बच्चे आप क्या बोलते हैं, फ्री वेक्टर। क्या बोलते हैं, फ्री वेक्टर। उसके बाद बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आने वाला है, और बच्चों वो आपके पास है यूनिट वेक्टर। वो आपके पास मेरे बच्चे क्या है, यूनिट वेक्टर। जरा आपने इससे क्या करना है, गौर से देखना है, यूनिट वेक्टर। अब बच्चों यूनिट वेक्टर क्या होता है, जरा गौर से देखिए, यही पार्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। एक ऐसा वेक्टर होता है, याद रखें, एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका बच्चों मैग्नीट्यूड क्या हो, इक्वल हो बच्चों किसके, यूनिटी के। यूनिटी का मतलब होता है 1 के इक्वल हो। ऐसे वेक्टर को अब आप क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड आपके पास 1 है। बच्चों जो आपका ये वाला वेक्टर होता है, इसे हम रिप्रेजेंट करना चाहें, क्या करना चाहे, रिप्रेजेंट करना चाहे, तो एक लेटर के ऊपर हम क्या देते हैं, एक हेड दे देते हैं। जैसे ये ए लेटर है, इसके ऊपर हमने हेड दे दी। अब ये बी वेक्टर है, इसके ऊपर हमने हेड दे दी। अब सी वेक्टर है, इसके ऊपर मैंने हेड दे दी। डी वेक्टर है, इसके ऊपर जितने भी आप लेटर ले लें उसके ऊपर अगर आप हेड दे दे, तो ये आप रिप्रेजेंट किसको करेंगे, यूनिट वेक्टर को। और आप यूनिट वेक्टर से डायरेक्शन को भी क्या कर सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं, बता सकते हैं, किसी भी चीज की डायरेक्शन को भी आप बता सकते हैं। उसके बाद अगर मेरे बच्चे में यहाँ पर लिखना चाहूँ कि ये जो आपके पास वेक्टर है, आप इसे मालूम कैसे कर सकते हैं, आप वेक्टर को डिवाइड कर दें, वेक्टर को डिवाइड कर दें कि किसके साथ, मैग्नीट्यूड होता है वेक्टर के साथ, जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, वेक्टर को डिवाइड कर दें मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर से, तो आप लोगों को क्या मिल जाएगा, यूनिट वेक्टर। क्या मिल जाएगा मेरे बच्चे, यूनिट वेक्टर। देखिए बच्चों, अगर मैं आपके साथ हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ, आपने लाइक सब्सक्राइब लाजमी किया करें, फ्रेंड्स को शेयर करा करें, ऐसे बच्चों में मोटिवेशन मिलते हैं। आपको अच्छा खासा मैं एमडी गेट क्लियर करवा दूंगी, टॉप भी कर लेंगे। बस आपको यही कहना है, सब्सक्राइब लाइक कर दे, आप करते ही नहीं है, पता नहीं क्या है आपको। तो बच्चों यहाँ पर देखें डायरेक्शन, मैं कब से जा रही हूँ, चैनल मोनिटाइज हो जाए, आप करवाते ही नहीं है, क्या कर रहे हैं, जरा देखें और शेयर करें। तो बच्चों यहाँ पर देखें कैसे, अब देखें ए, इसके ऊपर मैंने क्या दे दिया, हेड दे दिया, सही। ये किसकी निशानी है, यूनिट वेक्टर की, अभी बताया। उसके बाद बच्चों यहाँ पर ए वेक्टर लिखें और एक मॉडुलस के साथ आप इसका मैग्नीट्यूड लिख दें, आपको मेरे बच्चे मिल जाएगा यूनिट वेक्टर। हलवा रे हलवा, मैम हलवा हो गया, क्या बताया आपने। बच्चों देखें आपके पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, मैं यहाँ पर अगर ड्रॉ करूँ, दिस इज 1 एंड देन सेकेंड एंड देन। अब बच्चों देखें, ये समझ लें एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर हमेशा बच्चों आई होगा, ये चीज याद रखनी है। वाई एक्सिस पर हमेशा जे होगा और जेड एक्सिस पर हमेशा के होगा। ये वेक्टर बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी हम डिस्कस करेंगे रेजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर में, या स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट में। सही है बच्चों। तो टाइप्स ऑफ द वेक्टर को हमने क्या कर लिया है, डिस्कस कर लिया है। मुबारक हो आपका, टाइप्स ऑफ द वेक्टर भी बच्चों क्लियर हो गए हैं। बच्चों जो इंडिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीजें हैं वही मैं आपको बता रही हूँ, अपनी तरफ से मैंने कुछ भी आपको कुछ भी नहीं बोला, ये मैं आपको बता रही हूँ, सही है। उसके बाद बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है बच्चों रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ये अक्सर बच्चों को समझ नहीं आता, लेकिन आज आपके साथ कोई और है जो आपको ये टॉपिक को डिस्कस कराएगा। लेकिन पहले डेफिनेशन लिख देते हैं, फिर आपको समझ आएगा। ऐसा वेक्टर स्प्लिटिंग करें वेक्टर को बच्चों टू परपेंडिकुलर अलोंग एक्स एक्सिस के, और बच्चों किसके, वाई एक्सिस के,
एक्स एक्सिस के और वाई एक्सिस के। सो ऐसे वेक्टर को बच्चों आप क्या बोलते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। यानी कि आप वेक्टर को तोड़े, उसके दो परपेंडिकुलर अलोंग एक्स एक्सिस के और वाई एक्सिस के, ऐसे वेक्टर को आप क्या बोलते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। यानी कि वेक्टर को रिजोल्व करना उसके कंपोनेंट्स में। अब बच्चों देखें, एक मेरे पास एक मास है, ये क्या है, एक मास है। इस साइड पे मैं यहाँ पर फोर्स लगा रही हूँ F1 और यहाँ पर भी मैं फोर्स लगा रही हूँ F2। अब मुझे मेरे बच्चे बताना है कि आपके जो मास है, जो आपका बॉल है, वो एक्स एक्सिस की तरफ जाएगा या वाई एक्सिस की तरफ जाएगा। आप बोलेंगे मैम क्या ही सवाल किया, हम किसके स्टूडेंट हैं, हम मैम टीचर के स्टूडेंट हैं। मैम आप क्या पूछ रही हैं बच्चों, ये ना F1 की डायरेक्शन में जाएगा ना F2 की डायरेक्शन में। ये जो रिजल्टेंट फोर्स है ना मेरे बच्चे, उसकी ये डायरेक्शन में जाएगा। किसकी, रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन में। क्योंकि बच्चों यहाँ पर देखें F1 हमेशा जो वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर, वो अपने दो कंपोनेंट्स में क्या होता है, ब्रेक होता है। एक बच्चों उसका कंपोनेंट होता है Fy पर, ये आपका क्या है, y वाला, और एक उसका कंपोनेंट होता है Fx। सही है ना, क्योंकि वेक्टर अपने दो कंपोनेंट्स में टूटता है। तो रिजल्टेंट एक फोर्स है, वो अपने दो कंपोनेंट में टूटी। हमेशा एक वेक्टर अपने कंपोनेंट्स के साथ ही लाई करता है। जब हम किसी वेक्टर को रिजोल्व करते हैं उसके पर्टिकुलर कंपोनेंट्स में, तो उसे ही तो हम कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर। अब मैं यहाँ पर बच्चों की तरह बनाऊंगी, वही मैं पुराना पढ़ाऊंगी। अब बच्चों देखें, एक आपके पास एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है। अब यहाँ पर बच्चों अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये Fx है, और ये मैं अगर लिखना चाहूँ ये आपका क्या बन जाएगा, Fy बन जाएगा। अब इसके कंपोनेंट होंगे। अब x से बच्चों को रिमूव कर आपका कोस आ जाता है, y को रिमूव करके आपका साइन आ जाएगा। ये बच्चों जैसी चीजें मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो इसे बच्चों क्या करना है, आपने थोड़ा सा समझ लेना है। अब बच्चों देखें, अब मैं बच्चों आपको डेरिवेशन करवाने वाली हूँ, जो कि एमडी गेट के लिए इंपॉर्टेंट है, Fx की डेरिवेशन। अब बच्चों x का जो कंपोनेंट होता है, x अगर मैं कंपोनेंट की बात करूं तो आपका जो cos थीटा होता है, और cos थीटा बराबर होता है आपका बेस अपॉन किसके, हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है। ये चीज आपने याद रखनी है। तो cos थीटा अगर मैं बच्चों यहाँ पर लिखना चाहूँ, आपकी जो बेस है, यहाँ पर जो आपकी बेस है वो तो कितनी है बच्चों, Fx निकालना है, और हाइपोटेन्यूज आप कुछ भी सपोज कर सकते हैं, एज यू विश माय स्टूडेंट, आई विल टेल यू एज यू विश। तो यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं, f को ही सपोज कर लेते हैं, f को सपोर्ट कर लेते हैं। तो बच्चों Fx आपके पास क्या आएगा, f cos थीटा आ जाएगा। क्लियर है, तो हमने Fx कंपोनेंट को क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। अब हम बच्चों डेरिवेशन कर लेते हैं Fy के लिए। किसके लिए डेरिवेशन कर लेते हैं, Fy के लिए डेरिवेशन कर लेते हैं। तो y वाला कंपोनेंट बच्चों आपको पता है कि किसके बराबर होता है, cos थीटा sin थीटा के बराबर होता है, जो बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के। अब परपेंडिकुलर आपके पास क्या है, Fy, और हाइपोटेन्यूज हमने Fy ही सपोज किया है। जैसे कि हमने f यहाँ पर सपोज कर लिया है स्टूडेंट, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे बच्चे देखना है कि कैसे। अब Fy बच्चों आप लोगों के पास बराबर हो जाएगा F sin थीटा के, क्योंकि y वाला कंपोनेंट आप लोगों को किस लिए होता है, साइन के लिए होता है। क्लियर है मैथ स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हमने डेरिवेशन की है। अब बच्चों यहाँ पर समझे कुछ एमसीक्यूज को, क्या समझे कुछ एमसीक्यूज को। अब बच्चों यहाँ पर देखें, अगर मैं आपसे कहूं इफ ए एंड बी आर पैरेलल, मैं अगर लिखूं ए और बी पैरेलल है, या अगर मैं बच्चों लिखना चाहूं कि ए और बी उसका जो x अगर मैं लिखूं अलोंग है किसके, x कंपोनेंट के, किसके अलोंग है, x कंपोनेंट के अलोंग है। ये चीज आपने याद रखनी है। और जो इसका y कंपोनेंट है, मतलब कि x कंपोनेंट के अलोंग है, और क्या है इसका y कंपोनेंट है, क्या है, कंपोनेंट है। तो बच्चों याद रखिएगा, ये चीज बच्चों आपने याद रखनी है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उसमें बच्चों आपकी जो ए वाई होगा वो 0 के बराबर होगा। जब बच्चों यहाँ पर आपका अलोंग होगा x के और y कंपोनेंट के, अलोंग x और y कंपोनेंट, उसमें ए वाई जो आपका होगा यानी कि साइन थीटा ये वाला कंपोनेंट, वो आपका किसके बराबर होता है, 0 के। किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। अगर मैं यहाँ पर लिखूं, अगर आपका इफ a है एंड b है, a है और क्या है, b है, उसमें अलोंग है वो किसके, y के। अगर बच्चों अलोंग होगा, y के क्या होगा, अलोंग होगा, और बच्चों उसका एंड उसका क्या होगा, x कंपोनेंट होगा, क्या होगा, x कंपोनेंट होगा। उसमें ax बच्चों आपका क्या होगा, 0 होगा। लेकिन बच्चों ये है 90 डिग्री की कंडीशन, 90 डिग्री की कंडीशन, और ये किसकी कंडीशन है, 0 डिग्री एंगल की कंडीशन। इफ अगर बच्चों
हमारा एंगल 45 डिग्री हो तो उसके ऊपर ए एक्स और ए वाई क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। मैम ये कौन सी कंडीशन आप कहानी में ले आए, क्योंकि बच्चों आपको पता है कि साइन थीटा जो 45 डिग्री की वैल्यू है वो भी 0.707 होती है, और अगर मैं लिखना चाहूँ साइन 45 की डिग्री कोस 45 डिग्री की वैल्यू तो वो भी 0.707 होती है। इस वजह से बच्चों 45 डिग्री पर आपका ए एक्स और ए वाई दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बच्चों, ए एक्स भी आपका इक्वल हो जाता है और उसके साथ साथ बच्चों आपका ए वाई भी क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो बच्चों इस तरीके से आप अपने जो कंपोनेंट्स है उसे क्या कर सकते हैं, रिजोल्व कर सकते हैं, और बेसिकली बच्चों आपको आंसर भी मिल सकते हैं अगर आप बच्चों इस एमसीक्यूज को याद रखेंगे। एंड दैट बच्चों आपके न्यूमेरिकल्स और आपके प्रॉब्लम्स क्या हो जाएंगे, थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। अगर इस तरीके के एमसीक्यूज आते हैं तो आप कंपोनेंट्स को भी इजीली क्या कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं और एमसीक्यू से राइट ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। तो बच्चों अब हम रेजोल्यूशन के बाद कुछ और टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है। आई होप बच्चों ये आपने टॉपिक अच्छे तरीके से समझ लिया हो। आप लोगों की जो एमडी गेट के लिए बस आपको इतना पता होना चाहिए। अब हम बुक की बच्चों जितनी भी चीजें हैं इम्पोर्टेंट वो आपको निकाल के दे रहे हैं, आपका काम है इनको बस सीखना, ये मैं आपको बता रही हूँ। अब मेरे बच्चे यहाँ पर देखें, मैं आपको कुछ और टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ। अब बोलेंगे मैम क्या पढ़ाने वाली हैं, आप हमें ये भी बता दें। देखिए बच्चों हम एडिशन ऑफ अ वेक्टर करने वाले हैं, एडिशन ऑफ अ वेक्टर उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। तो बच्चों ये टॉपिक आपकी बुक के अंदर इंपॉर्टेंट है, और एक एडिशन ऑफ वेक्टर है जो कि हेड टू टेल रूट, वो भी थोड़ा मैं बता दूंगी। वो मैंने आपको पहले पढ़ाना था लेकिन मैंने पहले आपको रेजोल्यूशन पढ़ा दिया क्योंकि इंपॉर्टेंट है बच्चों। मैं चीजें आपको ऐसे ही नहीं पढ़ाती, उसके पीछे कुछ कॉन्सेप्ट छुपे होते हैं। अब यहाँ पर देखें एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक एक्स एक्सिस है एक वाई एक्सिस है। अब बच्चों यहाँ पर क्या है, A1 है, समझ ले ये आपके पास क्या है, वेक्टर A2 है। इसमें बच्चों जो एंगल बनेगा वो बनेगा Q1, यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, Q2 बनेगा। मैंने आपको अभी रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, एक्स कंपोनेंट आप लोगों के पास कोस होगा, वाई कंपोनेंट आपके पास क्या होगा, साइन होगा। हमने बच्चों क्या करनी है, डेरिवेशन करनी है। डेरिवेशन करनी है एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स का एक्स कंपोनेंट हमने फाइंड करना है। क्या करना है, एक्स कंपोनेंट को फाइंड करना है। तो बच्चों यहाँ पर ए एक्स आपका बराबर हो जाएगा A1 एक्स के प्लस किसके बराबर हो जाएगा, A2 एक्स के। अगर मैं यहाँ पर ए एक्स निकालना चाहूँ, अगर स्टूडेंट यहाँ पर हमारा A1 एक्स है और यहाँ पर A2 एक्स है, तो A1 एक्स की वैल्यू cos थीटा होती है प्लस A2, बच्चों आप मुझे बताते जाएं A2, और एक्स आपका फंक्शन क्या होता है, वो आपका कोस होता है, मैं दोबारा से बता रही हूँ, और वाई बच्चों आपका क्या होता है, साइन होता है, सही है। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, कोस आ जाएगा। तो हमने ये एक्स कंपोनेंट क्या हुआ है, निकाल लिया है। अब अगर मैं बच्चों डेरिवेशन करना चाहूँ, क्या करना चाहूँ, डेरिवेशन करना चाहूँ, किसकी करना चाहूँ, वाई कंपोनेंट की, तो मेरे बच्चे उस डेरिवेशन को कैसे करेंगे, ऑफ रिजल्टेंट फोर्स की। अब मेरे बच्चे यहाँ पर देख लें, गौर से देखेंगे तभी टीच हुआ आपको समझाएगी, अगर आप समझ ही नहीं रहे तो बच्चों मैं कुछ नहीं कर सकती बे। अब देखें ए वाई कैसे निकालेंगे। अब इसके भी बच्चों दो कंपोनेंट होंगे, वाई की भी, एक A1 वाई होगा, एक A2 वाई होगा, सही है ना मेरे बच्चे। अब ए वाई की क्या होगा, A1 वाई प्लस A2 वाई, क्लियर है। अब ए वाई कंपोनेंट को फाइंड करना है आप लोगों ने, तो A1 साइन हो जाएगा प्लस A2 साइन हो जाएगा। मेरे बच्चे क्लियर हो रहा है, मैं बॉक्स बनाती रहती हूँ ताकि बच्चों आपको पता चल सके कि मैम ने ये वाली चीज निकाली है। उसके बाद बच्चों ने मैग्नीट्यूड फाइंड जो करना था इजीली, वो आपका क्या करना था, मैग्नीट्यूड को फाइंड करना था। किसके मैग्नीट्यूड को फाइंड करना था मैम, रिजल्टेंट फोर्स के। किसके, रिजल्टेंट फोर्स के मैग्नीट्यूड को बच्चा फाइंड करना था। कैसे, अब यहाँ पर देखें रिजल्टेंट फोर्स लिख सकते हैं या एफ निकाल सकते हैं। रिजल्टेंट फोर्स के मैग्नीट्यूड को आपने फाइंड करना था। तो बच्चों यहाँ एफ एक्स का स्क्वायर आ जाएगा प्लस एफ वाई का क्या आ जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर देखें रिजल्टेंट फोर्स के मैग्नीट्यूड को फाइंड करने के लिए अब एफ एक्स की आपके पास वैल्यू क्या आई है, A1 cos थीटा और प्लस में A2 cos थीटा।
क्लियर है माय स्टूडेंट, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अब एफ वाई की आप लोगों के पास बच्चों ये आपको रटे होने चाहिए, ये बहुत आसान है। ये तो बच्चों जैसी चीजें अगर एमडी गेट में फॉर्मूले आ जाए तो आपने अच्छे तरीके से इन्हें देख लेना है, क्योंकि पता नहीं है बच्चों आपको एमडी गेट कहाँ से भी आ सकता है। तो ये वाला फॉर्मूला आपने याद कर लेना है, इससे आप मैग्नीट्यूड मालूम कर सकते हैं कोई भी रिजल्टेंट फोर्स का। क्लियर है माय स्टूडेंट। उसके बाद बच्चों एक सवाल आता है एमडी गेट में, अक्सर मैंने देखा है कि बताएं डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स कहाँ पर होती है, उसका हमें एंगल बताएं। तो बच्चे वहां पर मुंह खोल लेंगे, मेरे स्टूडेंट नहीं, मुंह कैसे खोलेंगे, मुंह बंद रखिएगा। तो थीटा टेन इनवर्स की क्या होता है, मैं यहाँ पर लिख दूं टेन, सही है बच्चों, इनवर्स। यहाँ पर आपने ए वाई की वैल्यू लिखनी है, यहाँ पर ए एक्स की वैल्यू लिखनी है। तो आप इजीली मालूम कर सकते हैं कि मेरे बच्चे क्या है डायरेक्शन रिजल्टेंट फोर्स की, एक एंगल है टेन थीटा ए वाई ए एक्स से, इसे आप मालूम कर सकते हैं कि डायरेक्शन क्या है रिजल्टेंट फोर्स की। उसके बाद बच्चों मैं थोड़ा सा आपको बच्चों जैसा रूल पढ़ा दूं, एडिशन ऑफ द वेक्टर, जिसके अंदर आपका आ जाता है हेड टू टेल रूल। बच्चों मुझे पढ़ाना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता देती हूँ आप लोगों को कि हेड टू टेल रूल क्या होता है। हेड से टेल मिलानी है क्या बच्चा, ये पढ़ने वाले हैं, थोड़ा देख लें अपन। तो बच्चा देखें क्या है हमारे पास, हेड टू टेल रूल, हेड से टेल का रिश्ता, हेड टू टेल रूल कैसे मैम करें, अब देखेंगे। अब हेड टू टेल रूल, सबसे पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन लिखूं या नहीं, ये अपवर्ड हो जाएगा थोड़ा सा ना, अपवर्ड हो जाएगा। अब देखिए बच्चे, अगर मैं यहाँ पर लिखूं हेड टू टेल रूल, अब हेड टू टेल रूल क्या होता है लिख लेती हूँ। अब बोले ना कुछ लिखा नहीं मैम ने, तो चले लिख लेते हैं बच्चों। ये जो रूल है जिसका नाम है हेड टू टेल रूल, हेड टू टेल रूल, उसमें बच्चों जो आपकी टेल होती है वेक्टर की टेल होती है वो गेंड करती है, यानी कि बच्चों ज्वाइन होती है जो प्रीवियस वेक्टर होता है, प्रीवियस जो वेक्टर होता है बच्चों उसकी हेड से। तो ऐसे रूल को आप बच्चों क्या बोलते हैं, हेड से टेल का रूल, सही है। उसके बाद बच्चों एक आपके पास होता है रिजल्टेंट फोर्स, यहाँ पर एक क्या होती है रिजल्टेंट फोर्स, क्या होती है मेरे बच्चे रिजल्टेंट फोर्स। अब रिजल्टेंट फोर्स क्या होती है बच्चों, रिजल्टेंट फोर्स ये भी बच्चों रिजल्टेंट में यहाँ पर छोटा सा लिख देती हूँ। रिजल्टेंट फोर्स में जो आपका मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ जो टेल होती है रिजल्टेंट फोर्स की, और जो बच्चों टेल होती है आपकी फर्स्ट वेक्टर की टेल से, और बच्चों अगर मैं लिखना चाहूँ जो हेड होती है रिजल्टेंट, मैं यहाँ पर लिखूं जो हेड होती है रिजल्ट, मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया कि जो हेड होती है रिजल्टेंट फोर्स की वो किसके साथ होनी चाहिए, हेड होनी चाहिए जो फर्स्ट वेक्टर की से। यानी कि बच्चों ये थोड़े से उलट है, मैं आपको भी समझा दूंगी। यहाँ पर देखें, अब आपके पास एक वेक्टर है वेक्टर वन। अब वेक्टर वन आपके पास है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कैसे है, वो इस तरीके से 15 मीटर है और वो किसकी तरफ है, नॉर्थ की तरफ है, सही है। अब अगर मैं लिखना चाहूँ वेक्टर टू है, वो किसकी तरफ है, साउथ की तरफ है, और वो कितना है 20 मीटर है। और इसके साथ वेक्टर थ्री है, वो कितना है 13 मीटर है, और वो किसकी तरफ है, ईस्ट की तरफ है, सही। ये मैंने एग्जाम्पल ले ली है थोड़ी, आप देख सकते हैं। अब बच्चों मैं करूंगी क्या मैम, आप समझाएं। देखिए बच्चों, अब मैंने क्या लिया, पहले नॉर्थ वाली ले ली इस तरीके से। अब मुझे पता है कि हेड टू टेल रूल में जो वेक्टर की हेड है वो जो प्रीवियस वेक्टर है उसकी यहाँ पे टेल के साथ लगाएंगे। तो वेक्टर का हेड है, इसके साथ वो फर्स्ट वेक्टर की क्या मिलनी चाहिए, टेल मिलनी चाहिए। तो मैंने फर्स्ट वेक्टर की यहाँ पर टेल लगा दी, सही है। उसके बाद यही हमारे पास हेड टू टेल रूल है, मैं यहाँ पर बता दूं। यहाँ पर देखें, जो वेक्टर है उसकी हेड से जो फर्स्ट वेक्टर है उसकी टेल मिलनी चाहिए, हेड से उसकी टेल मिलनी चाहिए, मिल गई। उसके बाद बच्चों देखें, फर्स्ट वेक्टर की हेड के साथ सेकंड वेक्टर की क्या मिलनी चाहिए, टेल मिलनी चाहिए, तो हमने मिला ली। लेकिन बच्चों आपका रिजल्टेंट जो फोर्स है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। इसमें क्या है, वेक्टर की हेड के साथ वेक्टर की टेल के साथ प्रीवियस वेक्टर की क्या मिलनी चाहिए, टेल मिलनी चाहिए, प्रीवियस वेक्टर की क्या मिलनी चाहिए, टेल मिलनी चाहिए। क्लियर है। तो यहाँ पर हमने क्या बना लिया, इसकी टेल से इसको ज्वाइन कर दिया। क्लियर है माय स्टूडेंट। तो ये आपका क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर। अब रिजल्टेंट वेक्टर
अगर हम यहाँ से निकालें तो आप निकाल सकते हैं a प्लस बी प्लस सी। इससे आप रिजल्टेंट वेक्टर को इजिली बच्चों क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है माय स्टूडेंट? क्लियर हो रहा है? कहीं कहीं बच्चों इसके ऊपर रेडिकल भी दिया होता है, ये चीज आपने याद रख लेनी है। क्लियर है? सो तो नहीं कहे कहीं आप सोएंगे तो नहीं मैम दीजुआ की क्लास में फन नहीं करेंगे? आज तो फन मैम किया ही नहीं आपने। हाँ मैम बच्चा ये चैप्टर ही थोड़ा सा अनमोल है, इसमें फन करने को दिल करता ही नहीं है ना। तो बच्चों देखें, अब हमारे पास है टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। दो टाइप्स के आपके पास क्या होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं। थोड़ा आपने गौर से देख लेना है कितनी टाइप्स के प्रोडक्ट होते हैं। दो टाइप्स के होते हैं। एक बच्चों आपके पास होता है, मैं यहाँ पर लिख दूं, एक होता है स्केलर प्रोडक्ट और सेकंड आपके पास क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट। क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, इसको आपने अच्छे तरीके से देखना है। अब बच्चों स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं यहाँ पर कि स्केलर प्रोडक्ट होता है इफ टू वेक्टर्स को बच्चों आप क्या करें, मल्टीप्लाई करें। क्या करें, मल्टीप्लाई करें। और दो वेक्टर को जैसे मल्टीप्लाई करें, आपको टू गेट अ क्वांटिटी, वो आपको टू गेट दे, एक क्या दे, स्केलर क्वांटिटी दे। क्या दे, एक स्केलर क्वांटिटी दे। तो ऐसे वेक्टर को आप क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड अ स्केलर प्रोडक्ट। उसे क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। यानी कि अगर आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और आपको आंसर स्केलर मिले, स्केलर क्वांटिटी मिले, तो ऐसे प्रोडक्ट को आप क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। अब मैम एग्जांपल दें। अब अगर मैं बच्चों वर्क की बात करूं तो वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसे, अगर मैं वर्क का यहाँ पर फॉर्मूला लिखना चाहूं तो वर्क बराबर होता है एफ डी के। एफ डी के बराबर होता है, नहीं एफ डॉट डी के बराबर होते हैं। अब बच्चों यहाँ पर देखें, दो वेक्टर्स को मैंने आपस में, ये बच्चों फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है, और दोनों ही क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज है। और इनको हमने मल्टीप्लाई किया, डॉट किया, इनका मल्टीप्लाई किया और हमें आंसर क्या मिला, एक स्केलर मिला, स्केलर क्वांटिटी। दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिली। तो ऐसे वेक्टर को आप क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। यहाँ पर अगर मैं लिखना चाहूँ, ये बराबर हो जाएगा एफ डी कोस थीटा के। क्लियर है माय स्टूडेंट? क्लियर हुआ? अगर मैं यहाँ पर मैं आपको काफी एग्जाम्पल दे सकती हूँ, बट हमने समझना है सीधा कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट के आगे मैंने आपको कोई चीज नहीं बतानी, ये मैं आपको बच्चों बता रही हूँ। लेकिन हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल डिस्कस कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। ये मैं आपको एक बार बता दूं क्योंकि बच्चे अक्सर मुझसे सवाल करते हैं। तो यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर देखिए इसका फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल टू ए डॉट ए। क्योंकि अब देखें, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ एरिया को मल्टीप्लाई करने से, वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से हमें आंसर क्या मिला है, स्केलर मिला है, स्केलर क्वांटिटी। तो ऐसे प्रोडक्ट को आप स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। क्लियर है माय स्टूडेंट? तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ बच्चों कुछ कंडीशंस के बारे में। अब बच्चों देखें, हमेशा कोस, अगर बच्चों कोस की वैल्यू 0 होगी, 0 डिग्री, अगर कोस आपका 0 एंगल होगा तो वहां पर आपकी कोस की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अगर आपका कोस 90 डिग्री पर होगा तो वहां पर क्या होगी, आपकी वैल्यू मिनिमम होगी। अगर बच्चों आपका जो कोस होगा वो 180 डिग्री होगा तो वहां पर आपकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। क्या होगी, नेगेटिव होगी। ये चीज बच्चों हमने याद रखनी है, कैसे मैक्सिमम होगी, कैसे मिनिमम होगी, कैसे नेगेटिव होगी, तो ये अभी डिस्कस करने वाले हैं। इफ रूल्स जो है उसको हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम रूल को डिस्कस करें, मैंने ये लिखा है। अब बच्चों अगर आपका एंगल क्या हो, 0 डिग्री, और 0 डिग्री पर आपकी कोस की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है। सही, इसमें क्या होता है, क्योंकि बच्चों इफ इसके अंदर आपका ए एंड बी, आपका जो ए और बी जो वेक्टर होते हैं वो बच्चों क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, पैरेलल टू ईच अदर। तो इसकी वजह से बच्चों याद रखिएगा, आपका 0 डिग्री पर आपका कोस प्रोडक्ट क्या होता है, मैक्सिमम होता है। जैसे कि मैं अगर लिखूं ए डॉट बी वेक्टर, और क्या आया आपके पास, ए बी कोस थीटा आ गया। क्लियर है? अब मैं यहाँ पर ए डॉट बी हो गया, और बच्चों यहाँ पर ए बी लिखा,
एंगल आपके पास है 0 डिग्री और 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो आपका ए डॉट बी बराबर हो जाएगा ए बी के, यानी कि यहाँ पर आपका मैक्सिमम, यहाँ पर आपकी कोस की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। अगर बच्चों एक ऐसी कंडीशन हो कि आपका जो एंगल हो वो 90 डिग्री पर, तो 90 डिग्री पर आपकी कोस की वैल्यू क्या हो जाती है, मिनिमम हो जाती है। इसमें बच्चों क्या होगा, आपका ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, जो कि परपेंडिकुलर होंगे ईच अदर से, तो ऐसे ऐसे को आप क्या बोलते हैं, मिनिमम कहते हैं। जैसे कि बच्चों यहाँ पर देखें ए डॉट बी, सही है, मैंने आपको बताया ए डॉट बी, इसके ऊपर वेक्टर्स लगाए, ये बराबर है ए बी कोस थीटा के। अब यहाँ पर ए बी कोस थीटा की जगह 90 डिग्री लिख दो, तो 90 डिग्री की वैल्यू मेरे पास बच्चों क्या होगी, 90 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, सही है। तो ए बी आपके पास क्या आ जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। यानी कि आप यहाँ देख सकते हैं कि कोस की डिग्री 90, कोस की वैल्यू 90 डिग्री पर कितनी आ रही है, 0 आ रही है। अगर मेरे बच्चे में यहाँ पर लिखना चाहूँ 180 डिग्री पर, तो आपकी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी कोस की वैल्यू। आप देख लें, अब यहाँ पर बच्चा देखें, ये इंपॉर्टेंट थिंकिंग्स है जो कि आपको पता होनी चाहिए। कैसे बच्चों, इसमें आपका ए एंड बी, आपका जो ए एंड बी होगा वो आर अपोजिट, वो अपोजिट होंगे टू ईच अदर, एक दूसरे से क्या होंगे बच्चों, अपोजिट होंगे। तो इसको बच्चों आप क्या बोलते हैं, 180 डिग्री पर आपकी एक्स की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। कैसे मैम, आप हमें बता दें, यू आर, आप हमारी टीच दुआ है और आप हमें ये डिस्कस करवा दें जल्दी। तो बच्चों ए और बी अगर अपोजिट होंगे ईच अदर से, कैसे, अब ए डॉट बी अगर मैं करना चाहूँ वो बराबर होंगे ए बी कोस थीटा के, और बच्चों ए डॉट बी, अब ए बी की यहाँ पर 180 डिग्री, तो 180 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो बच्चों आपके पास क्या होती है, -1 होती है। तो यहाँ पर आपकी क्या आ जाएगी, मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ ए डॉट बी वो बराबर हो जाएगी ए माइनस ए बी के, तो यहाँ पर आपका जो कोस की वैल्यू होगी वो नेगेटिव हो जाएगी 180 डिग्री पर। तो बच्चों अब हम डिस्कस करने वाले हैं वेक्टर प्रोडक्ट को। तो स्केलर प्रोडक्ट को हमें कर देना चाहिए रिमूव, लेकिन बच्चों एक और चीज है जो कि मुझे आपको बतानी चाहिए, एमडीगेट में आ सकती है, ये अभी खत्म नहीं हुआ, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। अब स्केलर प्रोडक्ट में हम देखने वाले हैं यूनिट वेक्टर को। अब यूनिट वेक्टर को कैसे देखेंगे, जरा यहाँ पर देखेंगे। अब बच्चों अगर आपका, मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ, अगर सेम आपका क्या होगा, स्केलर प्रोडक्ट होगा, तो बच्चों क्या होगा, यहाँ पर मेरी तरफ देखना है, सोना नहीं है आपने। अगर सेम स्केलर प्रोडक्ट हो, कैसे सेम स्केलर प्रोडक्ट हो, जरा मेरी तरफ देखें। अगर बच्चों मैंने बताया था कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है और एक जेड एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस पर हमेशा आपका आई आएगा, जे आएगा, जे आएगा वाई एक्सिस पर, और जेड एक्सिस पर आपका जेड आएगा, सही है। अगर मैं सेम स्केलर प्रोडक्ट लूं, आई क्रॉस आई ले लूं, तो क्रॉस हटेगा तो बच्चों आपके पास क्या आएगा, क्या आएगा मेरे बच्चे, सॉरी आई डॉट ए डॉट प्रोडक्ट पढ़े, आई डॉट ए, तो आपका क्या होगा बच्चों, यहाँ पर कॉस आएगा, और ये आई किसके बराबर होंगे, 1 के बराबर होंगे, इसके बराबर होंगे मेरे 1 के बराबर होंगे, यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा 1। अब अगर मैं यहाँ पर करूँ जे डॉट के, यानी कि सेम यूनिट वेक्टर कर रही हूँ, अगर मैं यहाँ पर सेम यूनिट वेक्टर करूँ, जरा गौर से देखिएगा, तो इसकी भी वैल्यू 1 है, इसकी भी वैल्यू क्या है, 1 है, और cos थीटा ये भी बराबर किसे, अगर सेम बच्चों आपके पास स्केलर प्रोडक्ट होंगे, सेम स्केलर प्रोडक्ट होंगे, तो आपका यूनिट वेक्टर किसके बराबर आएगा, 1 के, सही। उसके बाद अगर के क्रॉस के देखूं, यहाँ पर आपने लगा देनी है, डायरेक्शन भी लगा देनी है, यहाँ पर मैं लगा देती हूँ, तो यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। अब बच्चों के क्रॉस के क्या होगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1, और यहाँ पर बच्चों क्या आ जाएगा, कोस। अगर बच्चों आपके सेम अगर स्केलर प्रोडक्ट में अगर यूनिट आपके जो यूनिट वेक्टर है वो सेम हो, अगर सेम स्केलर प्रोडक्ट हो, तो आपका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ, आपका जो यूनिट वेक्टर है स्केलर प्रोडक्ट में वो बच्चों क्या है, डिफरेंट है, तो वो किसके बराबर आएगा, ये चीज हमने देखनी है। जैसे कि अब मैं यहाँ पर कर देती हूँ आई डॉट जे, सही, ये कर दिया, और सेकंड में कर देती हूँ
जे डॉट के, और थर्ड में मैं कर देती हूँ, सही कर रहे हैं ना, आई जे जे के, उसके बाद एक के कर देते हैं, आई हो गया जे, जे हो गया के, और बच्चों के हो जाएगा आप लोगों का आई। सही, अगर मैं ऐसे कर दूं तो ऐसे करने से आपके पास क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर आपकी जो सारी वैल्यू हो जाएंगी वो किसके बराबर हो जाएंगी, 1 के, किसके बराबर हो जाएंगी, 1 के बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ पर यहाँ पर आपकी सारी वैल्यू किसके बराबर हो जाएंगी, 0 के बराबर हो जाएंगी, किसके, 0 पे। यानी कि अगर आपका यूनिट वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट डिफरेंट होगा यूनिट वेक्टर में, तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, यूनिट वेक्टर की 0। अगर सेम होगा तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, 1। ये चीज बच्चों आपने याद रखनी है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं डॉट प्रोडक्ट और उसके अलावा वेक्टर प्रोडक्ट को, इसको वेक्टर प्रोडक्ट को। बच्चों वेक्टर प्रोडक्ट भी सेम ही होगा। अगर हम यहाँ पर देखें, डेफिनेशन को थोड़ा चेंज करेंगे कि अगर आपको दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें और आपको एक क्या मिले, वेक्टर क्वांटिटी मिले, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से वेक्टर क्वांटिटी मिले, तो उसको बच्चों आप क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। यानी कि क्या बोला मैंने बच्चों, यहाँ पर देखें, आप दो कोई भी वेक्टर को मल्टीप्लाई करवाएं और आपको एक वेक्टर क्वांटिटी मिले, तो ऐसे प्रोडक्ट को बच्चों आप क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। जैसे अगर मैं यहाँ पर टॉक दूं, तो टॉक एक वेक्टर क्वांटिटी है, आर क्रॉस है, दो वेक्टर क्वांटिटी है, और दो वेक्टर को मूवमेंट आर्म और क्या है आपकी फोर्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपको दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने से आपको एक वेक्टर क्वांटिटी, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से अगर आपको एक वेक्टर क्वांटिटी मिले, तो आप उसको बच्चों क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। ऐसे T इज इक्वल टू आर एफ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। क्लियर है माय स्टूडेंट, क्लियर है। इंपॉर्टेंट थिंग्स है, तो जरा आपने इसको पढ़ लेना है। अब मैंने आपको बताया था कि अगर हमारा कोस 0 डिग्री पर होगा, तो वो 0 डिग्री पर होगा तो आपका कोस क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अगर कोस आपका बच्चों 90 डिग्री पर होगा तो क्या होगा, मिनिमम होगा, किसके बराबर था, 0 के बराबर था। ये चीज मैंने आपको बताई थी, बिल्कुल यही बताई थी ना बच्चे, बिल्कुल यही बताई थी। और उसके बाद अगर कोस अगर 180 डिग्री हो तो आपकी वैल्यू क्या आई थी, नेगेटिव आई थी। अब यही काम अगर हम साइन के लिए करना चाहें, साइन अगर 0 डिग्री पर हो, 0 डिग्री पर अगर हमारा 90 डिग्री पर हो, तो आपका क्या होगा, साइन की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। यहाँ पर उल्टा है, अगर आपका जो साइन है वो 0 डिग्री पर हो, तो आपका जो साइन की वैल्यू है वो क्या होगी, मिनिमम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। अगर आपका जो साइन है वो 180 डिग्री पर हो, तो आपकी वैल्यू तब भी क्या होगी, नेगेटिव ही होगी। क्या आप अचार थोड़ी डालेंगे वहां पे जाके। तो वजह ये चीज आपने क्या करनी है, याद रखनी है। क्लियर है। तो अब हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, वैल्यू को रिमूव कर देते हैं। क्या बोला कि कैसे, अगर यहाँ पर देखें, अगर इफ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, अगर परपेंडिकुलर है तो वेक्टर प्रोडक्ट या कोस साइन की वैल्यू क्या आएगी आपकी, मैक्सिमम आएगी। क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। किस पर, 90 डिग्री पर 1 के बराबर आएगी। अगर मैं यहाँ पर लिखूं ए क्रॉस बी, मैं यहाँ पे लिखना हूँ ए बी साइन आ जाएगा। अगर यहाँ पर मैं साइन की वैल्यू लिखूं परपेंडिकुलर में, तो साइन की वैल्यू क्या आएगी, 1। तो यहाँ पर ए आपका क्रॉस बी इसके बराबर हो जाएगा ए बी के। यानी कि याद रखिएगा, अगर ए और बी अगर आपका परपेंडिकुलर होगा तो उसमें साइन की वैल्यू आपकी क्या होगी, मैक्सिमम होगी 90 डिग्री पर। अगर बच्चों यहीं पर मैं कंडीशन को उलट कर दूं कि अगर आपका इफ ए एंड बी जो है, ए एंड बी वो आर, अगर मैं लिख लूं पैरेलल है, तो आपकी साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, मिनिमम। क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ बच्चों, गौर से देखना है, जैसे कि ए क्रॉस बी, उसके बाद ए बी क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। क्लियर है। तो ए क्रॉस बी यहाँ पर देखना है, तो ए बी। अब साइन की वैल्यू बच्चों यहाँ पर कितनी होगी, क्योंकि यहाँ 0 डिग्री की वैल्यू क्या है, 0 ही है, तो यहाँ पर 0 पुट करेंगे, तो ए क्रॉस बी और ये बराबर हो जाए 0। जब आपके यहाँ पर ए और बी साइन में पैरेलल होंगे तो आपकी साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। क्लियर है माय स्टूडेंट, ये चीज आपने याद रखनी है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन आस्किंग योर एग्जाम्स।
योर एमडीके टेस्ट। एग्जाम्स तो गए बाहर में, वो हमें एमडीके टेस्ट की ज्यादा टेंशन होती है ना। 200 एमसीक्यूज है, ये पढ़ना पड़ा है बच्चों, बस पढ़ना पड़ेगा। नॉलेज में इजाफे के लिए हमें वो चीजें पढ़नी पड़ती है जो आप सोच भी नहीं सकते। क्लियर है माय स्टूडेंट? क्या पढ़ा हमने, मैम आप क्या ही बताती हैं हमें। हाँ, तो बच्चों यहाँ पर देखें, अगर आपका यूनिट वेक्टर सेम हो वेक्टर प्रोडक्ट में, तो बच्चों क्या होगा, तो बच्चों मैम क्या होगा मैम, तो याद रखिएगा बच्चों, अगर सेम यूनिट प्रोडक्ट में, जैसे आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, सही, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के मैम क्या ही कर रही है। तो यहाँ पर देखें, मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको मिर्ची मसाला लगा दूं, चले लगा दिया मसाला में, तो देखें यहाँ पर क्लियर है मैम, क्लियर करेंगे आप तो क्लियर ही है। तो यहाँ पर आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, ये यूनिट वेक्टर अगर वेक्टर प्रोडक्ट में सेम होगा तो वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी बच्चों, 0। सेम वेक्टर प्रोडक्ट के लिए आपकी यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, 0 आ जाएगी। अगर आपके डिफरेंट वेक्टर हो, जैसे कि डिफरेंट वेक्टर कैसे हो, जैसे आई क्रॉस जे हो, जे क्रॉस के हो और के क्रॉस आई हो, तो यहाँ पर बच्चों क्या आएगी, डिफरेंट वैल्यूज आएंगी। क्या आएंगी बच्चों, डिफरेंस वैल्यू आएंगी। ये चीज बच्चों मेरे याद रखनी है। आई क्रॉस जे है तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, के, जे क्रॉस के है वैल्यू क्या आएगी, आई, के क्रॉस आई है वैल्यू क्या आएगी, जे, यानी कि डिफरेंट आएंगी। अगर मैं यहाँ पर उलट कर दूं, कि अगर मैं जे क्रॉस आई कर दूं, के क्रॉस आई, के क्रॉस जे कर दूं, उसके बाद अगर मैं यहाँ पर आई क्रॉस जे कर दूं, तो यहाँ पर बच्चों क्या होगी, डिफरेंट वैल्यू, यानी कि नेगेटिव में आ जाएंगी। तो यहाँ पर क्या आएगी, नेगेटिव के, यहाँ पर क्या आएगी, नेगेटिव आई, यहाँ पर नेगेटिव क्या आएगी, जे। ये क्या होंगी, अपोजिट्स होंगी। ये चीजें बच्चों आपने याद रखनी है, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है एमडीके, हमेशा याद रखिएगा। आपका जो मेन थिंग्स है, जो वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो कैन नॉट ओबे कम्यूनिटेटिव, कि आपका वेक्टर प्रोडक्ट कभी भी कम्यूनिटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे नहीं करता। कैसे मैम, कौन सी कम्यूनिटेटिव प्रॉपर्टी, ए डॉट बी वो कभी भी बराबर नहीं हो सकते बी डॉट ए के, यानी कि रिवर्स के बराबर कभी नहीं हो सकते। ये चीज बच्चों हमने याद रखनी है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हमारे पूरे लेक्चर में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कि पूरी वीडियो में, वो मैंने आपको क्या करवा दी है, डिस्कस करवा दी है। अगर एमडीकेट में आया तो आप हलवा करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। बच्चों ये जो टॉपिक है आपकी एमडीकेट की क्लास काइनेमेटिक में, बच्चों ये आपके आईसीएस में पूछा जाता है, आपकी आईपीएस में पूछा जाता है, आपकी सीएसएस में पूछा जाता है, सब में ये टॉपिक इंक्लूड है। हाउ दिस इंपॉर्टेंट, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। वो क्या है बच्चों, आपके प्रोजेक्टाइल मोशन। अगर आपकी बॉडी है वो एक वक्त में एक एक्सिस कवर करती है तो हम कहते हैं मोशन इन वन डायमेंशन। अगर बच्चों आपकी बॉडी एक वक्त में 2 एक्सिस कवर करती है तो हम उसे कहते हैं मोशन इन 2 डायमेंशन। अगर आपकी बॉडी एक वक्त में 3 एक्सिस कवर कर देती है तो हम उसे बोलते हैं मोशन इन 3 डायमेंशन। क्या बोल देते हैं, मोशन इन 3 डायमेंशन। मोशन इन जो 2 डायमेंशन है उसकी बेस्ट एग्जांपल बच्चों क्या है, एक तो प्रोजेक्टाइल मोशन, दूसरा क्या है बच्चों, बोल रही हूँ सर्कुलर मोशन। ये दोनों बेस्ट एग्जांपल है मोशन इन 2 डायमेंशन की। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ये इट इज अ एग्जाम्पल ऑफ मोशन। अगर मैं लिखना चाहूँ, इट इज एग्जाम्पल ऑफ 2 डायमेंशनल। ये किसकी एग्जाम्पल है, 2 डायमेंशनल की, यानी कि इसमें हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन में 2 एक्सिस होंगे। क्या होंगे, 2 एक्सिस होंगे। अब यहाँ पर देखें, अगर मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करूं प्रोजेक्टाइल के लिए, तो ये बच्चों क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब बच्चों मैं यहाँ पर एक बॉल, एक मेरे पास क्या है, बॉल है, यहाँ पर एक बॉल है। अब मैं उस बॉल को किक कर रही हूँ, सही, मैंने एक बॉल उठाया और उस बॉल को ठका बच्चों, टांगे मारी उस बॉल को। तो टांगे मारने से, अब जवाब दे, मेरी टांग मारने से, आपकी टांग मारने से, आपकी किक मारने से बॉल कहाँ जाएगा, एक्स एक्सिस की तरफ जाएगा या वाई एक्सिस की तरफ जाएगा? मैम जल्दी बता दे मैम, आप बताए ना, आप फिर किस लिए? मैम तीज दुआ बताएगी ना। आपका जो बॉल है ना ही एक्स एक्सिस में जाएगा ना ही वाई एक्सिस में जाएगा। बच्चों आप बॉल को थ्रो करेंगे, कहाँ पर थ्रो करेंगे, खास एंगल पर,
क्या आप बॉल को थ्रो करेंगे, क्योंकि बॉल को किक करते हैं वो ना एक्स की तरफ जाएगा ना वाई की तरफ, बॉल अगर एक सर्टेन एंगल पर जाएगा, वही तो बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन है। अब याद रखें कुछ कंडीशन। अब एक एक्स एक्सिस पर और एक है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर आपकी क्या होती है, एयर फ्रिक्शन होती है। क्या होती है, एयर फ्रिक्शन होती है। और बच्चों वाई एक्सिस पर आपकी क्या होती है, ग्रेविटी होती है। क्या होती है, ग्रेविटी होती है। अब गौर से सुनिएगा बच्चों, मेरे पास एक मशीन थी, मेरे पास एक मशीन थी, उसके अंदर मैंने बहुत सारे बॉल डाले। एक मशीन के अंदर मैंने बहुत सारे क्या डाले, उसके अंदर बॉल डालती गई, बॉल डालती गई, चले डालती गई डालती गई। अब उसके बाद एक मशीन में से एक ही बॉल, चले बहुत सारे डाले, एक ही 2-4 बॉलों को मैंने ऐसे फेंका, तो मुझे देखा मैंने कि वो बॉल गिरे राइट साइड पर। दोबारा मैंने उस मशीन के अंदर, बॉल वाली मशीन के अंदर बहुत सारे बॉल्स डाले, बहुत सारे बॉल्स डालती गई डालती गई डालती गई। तो बॉल डालने की वजह से हुआ क्या, मुझे वो मिली लेफ्ट साइड पर। फिर और बॉल मशीन के अंदर डाले तो वो नॉर्थ की तरफ मुझे मिल गई। अलग अलग डायरेक्शन में मुझे क्यों? तो बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन में ये सारे रिजल्ट मुझे डिफरेंट डिफरेंट मेरे एयर फ्रिक्शन की वजह से। तो ये जो एयर फ्रिक्शन है ये प्रोजेक्टाइल मोशन में बहुत गंदी चीज होती है। तो इस वजह से हम प्रोजेक्टाइल मोशन में एयर फ्रिक्शन को क्या कर देते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, उसे निग्लेक्ट कर देते हैं। तो बच्चों ग्रेविटी, यहाँ पर वाई एक्सिस पे क्या है आपकी ग्रेविटी, और ग्रेविटी बच्चों आपको पता है एक फोर्स है। क्या है, एक फोर्स है, याद रखिए फोर्स है। फोर्स है इसका मतलब यहाँ पर एक्सेलरेशन भी होगी। और बच्चों यहाँ पर आपकी जो एक्सेलरेशन है वो प्रोजेक्टाइल में क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी एक्सेलरेशन। तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो यहाँ पर देखें ये फोर्स है, फोर्स अगर होगी तो बच्चों यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होगी, प्रोड्यूस होगी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। और एक्सेलरेशन के बच्चों प्रोड्यूस होने से क्या होगा मैम, आपकी वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी। वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी। सही है। यहाँ पर बच्चों आपकी एक्सेलरेशन क्या होती है, कांस्टेंट होती है। क्या होती है, कांस्टेंट होती है, जिसकी वजह से आपकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो। सॉरी, आपकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, कांस्टेंट। क्लियर है माय स्टूडेंट, ये चीज याद रखिएगा। ये चीज मेरे बच्चे आपने याद रखनी है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड आई विल रिमूव इट, आई विल रिमूव इट। तो बच्चों मैंने यहाँ से क्या कर लिया, इसे रिमूव करने लगी हूँ। हाँ, ये चीज बच्चों मैंने आपको बता दी है। अब प्रोजेक्टाइल मोशन तो जैसे होने वाला है, हाँ मैम होने वाला है, कब होगा मैम, ये तो सर में दर्द लगाता है, लेकिन मेरे साथ पढ़ेंगे तो नहीं लगाएगा, सच बता रही हूँ। अब बच्चों देखें प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, मैं यहाँ पे डेफिनेशन बिल्कुल फिर समझ जाएंगे। देखें, सच आ मोशन, एक ऐसा मोशन जिसमें आप ऑब्जेक्ट को थ्रो करें, ऑब्जेक्ट को थ्रो करें, ऑब्जेक्ट को फेंके, और जब आप ऑब्जेक्ट को फेंके तो वो कैन मूव, मूव करे। तो कैसे मूव करेगा, 0 से ग्रेटर होगा और 90 के बच्चों क्या होगा, लेस होगा। 0 से ग्रेटर, 0 से ग्रेटर और 90 के अगर मैं लिखूं यहाँ पर एंगल जो आपका होगा वो 0 डिग्री के क्या होगा, ग्रेटर होगा, और 90 डिग्री के 90 डिग्री से क्या होगा, लेस होगा। सही है। और फिर वो बच्चों ऑब्जेक्ट फिर मूव करेगा, मैं यहाँ पर लिख दूं कांस्टेंट बच्चों हॉरिजेंटल, किससे, कांस्टेंट हॉरिजेंटल वेलोसिटी से। हॉरिजेंटल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी एक्स एक्सिस पर, क्योंकि एयर फ्रिक्शन को निग्लेक्ट कर दिया। और बच्चों यहाँ पर कांस्टेंट हॉरिजेंटल वेलोसिटी होगी, और जो आपकी ग्रेविटी होगी, ग्रेविटी यहाँ पर देखिए सम टाइम, देखिए कांस्टेंट आपकी हॉरिजेंटल वेलोसिटी होगी, लेकिन आपकी ग्रेविटी क्या होगी, अंडर द ग्रेविटी होगी, अंडर द ग्रेविटी, ग्रेविटी के अंदर होगी, कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी, लेकिन आपकी जो ग्रेविटी है वो ग्रेविटी अंडर द ग्रेविटी होगी। क्लियर है माय स्टूडेंट, ये चीज कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की, लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी, इसका मतलब है चेंज हो रही है। तो इसको आप क्या बोलते हैं बच्चों, प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। यानी कि मैंने यहाँ से क्या किया, एक बॉल को फेंका एक सर्टेन हाइट पर, ये मैंने एक बॉल को क्या कर दिया, इस तरीके से यहाँ पर फेंक दिया। क्या फेंक दिया, एक बॉल को यहाँ से फेंक दिया, और ये बाल आके यहाँ पर गिरा, अंडर द एक्शन ऑफ द ग्रेविटी के गिरा। अब देखिए बच्चों, ये हमारे पास क्या है, प्रोजेक्टाइल के आप मोशन, ऐसा मोशन जिसमें आप बाल को फेंके, 0 से ग्रेटर हो, 90 से ग्रेटर हो, उनमें कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और ग्रेविटी के अंदर हो, तो ऐसे मोशन को आप क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। ये चीज बच्चों हमने याद रखनी है। अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकती हूँ
फुटबॉल को किक्ड किया, किसने किक्ड किया? मैम टीच दुआ ने, मैम हमारी है ना, हमारी मैम है, तो किसने किया? मैम टीच दुआ ने, यहाँ पर मैं टीच दुआ ही लिख देती हूँ, टीच दुआ ने किक किया किसको? बाल को। ये प्रोजेक्टाइल मोशन की एग्जांपल है। और उसके बाद लिख सकती हूँ कि एक फुटबॉल को हमने थ्रो करवाया एक सर्टेन हाइट पर, तो ये भी एग्जांपल है किसकी? प्रोजेक्टाइल मोशन की। बच्चों बहुत एग्जांपल है। अब बच्चों यहाँ पर कॉन्सेप्ट है सर्टेन हाइट का, यानी कि अब मैंने देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन में आप बॉल को एक सर्टेन एंगल से फेंकते हैं, और अगर हम बात करें हाइट से, अगर एक बॉल है, उस बॉल को मैंने एक खास हाइट से क्या बोला, मतलब कि खास हाइट से एक बॉल है, ये खास हाइट है, उससे इसको नीचे फेंका, तो बच्चों यहाँ पर आपने सुनना है कि यहाँ पर मैंने सर्टेन हाइट से फेंका, यहाँ पर मैंने बॉल को सर्टेन एंगल से फेंका, तो इस पाथ जो कि एक सर्टेन एंगल से अगर बॉल को फेंके, तो इस पाथ को आप क्या बोलते हैं? पैराबोलिक। क्या बोलते हैं बच्चों? पैराबोलिक पाथ। ये चीज बच्चों आपने याद रखनी है। क्लियर है हमारे स्टूडेंट? तो ये चीज बच्चों आपने याद रखनी है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि बच्चों हमने क्या करनी है? याद रखनी। तो बच्चों यहाँ पर हम इसे बोलते हैं, इस वाली पाथ को, ये तो ऑब्लिक प्रोजेक्शन, क्या बोलते हैं? ऑब्लिक प्रोजेक्शन बोलते हैं। और उसके बाद बच्चों जो एक सर्टेन हाइट से, तो बच्चों उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, सर्टेन हाइट से फेंकते हैं तो हम उसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। ये बच्चों आपने चीज याद रखनी है कि अगर प्रोजेक्टाइल को एक सर्टेन एंगल से फेंके तो ऑब्लिक प्रोजेक्शन है, अगर प्रोजेक्टाइल को एक सर्टेन हाइट से फेंके तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है। अब जो पाथ फॉलो करता है प्रोजेक्टाइल, जो पाथ फॉलो करता है, कौन फॉलो करता है? मैम टीच दुआ नो, प्रोजेक्टाइल, उसे क्या बोलते हैं? ट्रेजेक्ट्री। क्या बोलते हैं? ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। ये चीज बच्चों हमने याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो शेप होती है वो बच्चों क्या होती है? पैराबोलिक। क्या होती है? पैराबोलिक होती है मैम। हाँ बिल्कुल। तो बच्चों अब हम इसे रिमूव करेंगे, और रिमूव करने के बाद अब हम कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मैम कौन सी इंपॉर्टेंट थिंग्स अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अगर हम यहाँ पर बच्चों देखें, अगर मैं यहाँ पर लिखूं हॉरिजॉन्टल मोशन, क्या लिखूं? हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन, और एक जगह पे मैं लिखूं यहाँ पर वर्टिकल मोशन। क्या लिखूं? वर्टिकल मोशन। ये दोनों मोशन बच्चों आपके प्रोजेक्टाइल में होते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखूं एक्स एक्सिस लिखूं और एक वाई एक्सिस लिखूं, राइट? मैंने एक बॉल को क्या कराया? यहाँ पर थ्रो करवाया, ये क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन है। और बच्चों आपकी प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम पॉइंट पर देखिए वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ पर भी कुछ ना कुछ होगी, वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ पर, ये वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होती रहती है, लेकिन जब प्रोजेक्टाइल अपनी मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो उसकी v जो वर्टिकल वेलोसिटी वो किसके बराबर हो जाएगी? थोड़ी देर के लिए 0 के बराबर हो जाएगी। अब बच्चों याद रखिएगा, जो आपका हॉरिजॉन्टल मोशन है उस यानी कि आपकी जो हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी है, जो हॉरिजॉन्टल इनिशियल वेलोसिटी, उसे आप v नॉट से इनिशियल वेलोसिटी को क्या करते हैं? शो करते हैं। और vx और vy इसके कंपोनेंट्स भी होंगे, एक इनिशियल का x कंपोनेंट होगा, एक y कंपोनेंट होगा। अगर x होगा तो किसके बराबर होता है? cos थीटा के। अगर y होगा तो बच्चों मैंने अभी बताया साइन के बराबर होगा। अगर बच्चों आपकी वो इनिशियल नहीं फाइनल हो तो फाइनल को बच्चों आप किससे शो करते हैं? v से शो करते हैं। अब बच्चों अगर मैं यहाँ पर देखूं एक हॉरिजॉन्टल मोशन को, और दूसरा बच्चों मैं यहाँ पर देखूं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन को, जरा बच्चों यहाँ पर आपने गौर करना है। अब अगर मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करूं, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, तो बच्चों आपको फॉर्मूला पता है, क्या पता है मैम? S = v × t, ये फॉर्मूला होता है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, आपको पता है। अब यहाँ पर x एक्सिस को हमने क्या किससे? x से शो किया, और इनिशियल को हमने किससे शो किया? v नॉट से और मल्टीप्लाई t। तो ये बच्चों आपके पास क्या आ गई? इनिशियल डिस्प्ले हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। अगर बच्चों मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगी? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, तो बच्चों जो आपकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी, जितनी vx होती है उतनी vi होती है, क्योंकि यहाँ पर हम इसे निग्लेक्ट कर देते हैं। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी x और y की हमेशा सेम होती है। अगर मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन लिखना चाहूँ
तो वो किसके बराबर होगी बच्चों? प्रोजेक्टाइल में हमेशा हॉरिजॉन्टल 0 के बराबर होती है, क्योंकि एक्सेलरेशन आपकी क्या होती है? 0 के बराबर होती है। ये चीज बच्चों आपने याद रखनी है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर मैं यहाँ पर बच्चों देखना चाहूँ वर्टिकल मोशन, तो वर्टिकल मोशन को मैं प्रोजेक्टाइल में कैसे देखूंगी? तो जो वर्टिकल मोशन में जो आपकी वर्टिकल बच्चों डिस्प्लेसमेंट होती है उसे देखेंगे। बच्चों आपने ना कुछ थिंग्स को याद रखना है। अब अगर मैं इतने बड़े आपको चार्ट करवा दूं तो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आपको इंपॉर्टेंट थिंग बता देती हूँ। डिस्प्लेसमेंट बच्चों यहाँ पर फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर वर्टिकल वेलोसिटी को देख लेते हैं जल्दी जल्दी। उसको बराबर होती है बच्चों वर्टिकल वेलोसिटी S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ GT स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको कुछ बताना है। अब यहाँ पर S को हमने किससे शो किया है बच्चों? किससे शो किया है? Y से शो किया है। और इससे बच्चों इनिशियल को V नॉट Y हो जाएगा यहाँ पर T प्लस हाफ हो जाएगा माइनस हो जाएगा GT स्क्वायर, माइनस प्लस हाफ GT स्क्वायर माइनस, क्योंकि यहाँ पर प्रोजेक्टाइल में क्या होता है? हम क्या बोलते हैं? अंडर द ग्रेविटी बाल को फेंकते हैं। क्लियर है माय स्टूडेंट? ये चीज बस आपने याद रख लेनी है। उसके बाद है बच्चों यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगी वो तो वैसे ही किसके बराबर होगी? जो आपकी ग्रेविटी की वैल्यू है उसके बराबर हो जाएगी आपकी एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वही तो है बच्चों, जब मोशन बॉल को थ्रो करवाएंगे तो उसमें आपकी हॉरिजॉन्टल सेम रहेगी, वर्टिकल आपकी क्या होती रहेगी? अंडर द एक्शन ऑफ द ग्रेविटी की इक्वल होगी। तो इसे ही आप क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। अगर बच्चों आपको मैक्सिमम टाइम को फाइंड करना हो, प्रोजेक्टाइल के मैक्सिमम टॉप पॉइंट पर टाइम को फाइंड करना हो, तो बच्चों आपके पास एक फॉर्मूला होता है, याद रख लें। T इज इक्वल टू V नॉट साइन अपॉन G। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। ये चीज बच्चों आपने क्या करनी है? याद रखनी है। अगर बच्चों आपसे पूछा जाए, क्योंकि अब डेरिवेशन तो हम नहीं करेंगे क्योंकि एमडी के स्टूडेंट हैं, हमें सिर्फ फॉर्मूलों से मतलब है, हमें कितना आसान हो जाता है। अब टू बच्चों आपको क्या मालूम करना है? टोटल टाइम। क्या मालूम करना है? टोटल टाइम। तो T इज इक्वल टू 2V नॉट साइन क्या हो जाएगा आपके पास? G। सिर्फ हमने क्या लगाया? 2 लगाया। अगर बच्चों तीसरा अगर मैं लिखना चाहूँ, टोटल टाइम के बाद आपके पास होती है मैक्सिमम हाइट। अब प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम जो हाइट है उसका फॉर्मूला क्या है? ये चीज बच्चों आपको बतानी है। तो H मैक्स लिखना है आप लोगों ने। क्लियर हो रहा है? बिल्कुल क्लियर है। चलिए V नॉट स्क्वायर साइन बच्चों V नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2G। तो ये किसका फॉर्मूला आता है? आपकी H मैक्स का। तो बच्चों नेक्स्ट आप लोगों के पास जो है 4th नंबर पे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला वो है रेंज, कि बाल कहाँ पर किस लाइन पे जाके गिरा है, कितना उस बाल ने डिस्टेंस कवर किया है। तो इसे देख लें। तो बच्चों आपके पास जो रेंज है वो बराबर होती है V नॉट के स्क्वायर के, और साइन अगर मैं लिखना चाहूँ साइन 2 थीटा अपॉन G के बच्चों क्या होती है? बराबर हो जाती है। वो आपके पास बच्चों क्या होती है? रेंज होती है। क्लियर है? तो ये फाइंड किया हम लोगों ने, किस तरीके से हम रेंज को फाइंड कर सकते हैं। तो ये रेंज को फाइंड करने का हमारे पास क्या है? फॉर्मूला है, जो कि V नॉट स्क्वायर है, साइन है 2 थीटा अपॉन क्या है? G है। तो इससे हम प्रोजेक्टाइल की रेंज को फाइंड कर सकते हैं, ये हाइट को फाइंड कर सकते हैं, और यहाँ पर बच्चों हम फाइंड कर सकते हैं टोटल टाइम को। तो नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है जो कि वेलोसिटी। प्रोजेक्टाइल मोशन के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को यहाँ से हम देख लेते हैं कि वेलोसिटी क्या होती है। लास्ट टॉपिक है, एक तो हमारे पास है स्पीड है, और दूसरी हमारे पास क्या है? वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड क्या है? स्पीड, अब स्पीड क्या है कि डिस्टेंस कवर करे। कोई भी बॉडी है वो डिस्टेंस कवर कर रही है विथ टाइम में, विथ यूनिट टाइम में, उसे बच्चों आप क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। यानी कि हाउ टेक अ टाइम, कितना उसने टाइम को टेक किया है, कितना डिस्टेंस कवर किया है बच्चों, उसे आप बोलते हैं स्पीड बोलते हैं। सिंपल फॉर्मूला है, स्पीड किसके बराबर होती है? अगर मैं लिखना चाहूँ आप लोगों को स्पीड का फॉर्मूला बता देना चाहूँ तो बराबर होती है बच्चों S अपॉन dt के। ये इसका बच्चों क्या होता है? फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, कितना डिस्टेंस कवर किया कितने टाइम में। अगर मैं बच्चों यहाँ पर इसका फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो बहुत आसान है। यहाँ पर देखें डिस्टेंस, अब डिस्टेंस आप लोगों के पास क्या होता है? मीटर होता है, और टाइम का बच्चों क्या होता है? आप लोगों के पास सेकंड होता है।
तो बच्चों ये आपके पास क्या हो गया, मीटर सेकेंड हो गया। सही है ना हमारे स्टूडेंट, क्योंकि डिस्टेंस का आप लोगों के पास मीटर होता है सेकंड, यहाँ पर क्या हो गया, मीटर सेकंड हो गया, इनवर्स हो गया। सही है, तो बच्चों ये इसका क्या है, आप लोगों के पास यूनिट है। अब यहाँ पर बच्चों आपके पास आ जाती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक आपके पास आती है सॉरी यूनिफॉर्म स्पीड, और नेक्स्ट आती है वेरिएबल स्पीड, और थर्ड आपके पास आती है एवरेज स्पीड, और फोर्थ आप लोगों के पास जो स्पीड आती है, और बच्चों ये एक स्केलर क्वांटिटी है, वो आती है इंस्टेंटेनियस। अब यूनिफॉर्म आपके पास स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस कवर, अगर देखा जाए सेम डिस्टेंस को कवर करें सेम इंटरवल ऑफ टाइम में, उसे आप यूनिफॉर्म, जैसे स्कूल में यूनिफॉर्म सेम होते हैं, अनइक्वल डिस्टेंस को कवर करें इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वो आप लोगों के पास बच्चों क्या होती है, वेरिएबल स्पीड। अगर उस देखा जाए टोटल डिस्टेंस को कवर करेंगे टोटल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसे आप बच्चों सिंपलीफाई एवरेज स्पीड बोलते हैं, हलवा है इंस्टेंटेनियस। किसी भी खास पॉइंट पर आप मालूम करें, जैसे कि हम शीश महल पर जा रहे थे, हमें कार आ गई कि भाई तुम कहाँ पर पहुंचे हो, तो उसने हमें बता दिया इस पॉइंट पर, इंस्टेंट पॉइंट पर, वो इंस्टेंटेनियस होती है। अब वेलोसिटी भी ऐसे, रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट उसे वेलोसिटी कहते हैं, मीटर पर सेकंड इसका यूनिट होता है, बहुत आसान है बच्चों। उसके बाद अगर देखा जाए तो वही आप डिस्प्लेसमेंट को इक्वल करें इक्वल टाइम में, वो आपके पास यूनिफॉर्म, उसको चेंज कर दें, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट को कवर करें इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। उसके बाद थर्ड आप लोगों के पास यही है, टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल इंटरवल टाइम, इंस्टेंटेनियस कोई भी इंस्टेंट पॉइंट। बच्चों ये थी हमारी एमडी गेट की ऑन शॉट, अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब प्लीज, दुआ को लाजमी करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखना है।